आप सभी को नमस्कार दर्शकों। आपके साथ मैं हूं आर्यमान दुबे और आप सभी का स्वागत करता हूं आर्यवर्ता प्रेजेंट्स आपकी राय में, a program dedicated to all the students out here who want to achieve success and still stuck to their planning. So here we are with you with some of the best experts of your fields who will guide you and tell you about the success you wanted. और आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर करुणीश कुमार शुक्ला जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मैनेट के डीन एसडब्ल्यू सर श्री शैलेंद्र जैन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट डीन सर श्री ज्ञानेश्वर कुशवाहा सर। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करवाता हूं हमारे स्टूडेंट पैनल से। हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य ठाकुर, वेदांत नामदेव, हमारे साथ मौजूद हैं अनुष्का यादव, हमारे साथ मौजूद हैं आयुष गौतम, हर्ष जैन और हमारे साथ मौजूद हैं आयुष जो कि प्रेसिडेंट हैं हमारे मैनेट के। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप जब इंजीनियरिंग कर रहे थे अपने उन दिनों के बारे में हम सभी को बताइए ताकि हम समझ पाएँ कि हम कैसे बेहतर बने। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार और मैं पहले आपको बधाई देता हूं आपकी पूरी टीम को ये पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैंने इंजीनियरिंग मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर, जो कि अब मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से है। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं गोरखपुर ज़िले के सहजनवा तहसील के तेनवारी गांव का रहने वाला हूं और मेरी इनिशियल स्कूलिंग गांव से ही हुई है, कक्षा 5 तक। उसके बाद से उसी कस्बे के इंटरमीडिएट कॉलेज से, मुरारी इंटर कॉलेज सहजनवा से, उसका नाम इसलिए लेना चाहता हूं कि वहां से पढ़ के मैं इंजीनियरिंग में यहाँ तक पहुँचा, तो मुझे उस पर गर्व है। मैं वहाँ से पढ़ के और जब मैं इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, दूसरे अटैम्प्ट में इंजीनियरिंग मैं क्वालिफाई किया था। पहले अटैम्प्ट में मैं ये बता दूं कि यूपी में जो एंट्रेंस होता था, जो कि MNR के नाम से जाना जाता था, उसमें अंग्रेजी में पास होना ज़रूरी होता था। आपको ये आश्चर्य होगा कि मैं पहली बार अंग्रेजी में फेल हो गया था। PCM में मार्क्स था लेकिन अंग्रेजी में नहीं पास हुआ। दूसरी बार BSc करते हुए मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और मुझे यहाँ तब के MSCT में सभी ब्रांच मिल रहे थे लेकिन मैंने नहीं लिया और मोतीलाल में मुझे सिविल नहीं मिल रहा था और मेरा ड्रीम था कि सिविल इंजीनियरिंग ही पढ़ना है जी। तो मैं गोरखपुर गया और वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। क्योंकि वो हम लोग का सुबह उठना, मेस में जाना, नाश्ता करके क्लास करना और क्लास के बाद फिर नाश्ता करके पढ़ें या खेलें, लेकिन क्लास कभी नहीं मिस करते थे। सर मैं 4th ईयर बीटेक मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ और पिछले 4 सालों में हमने मल्टीपल डायरेक्टर्स को देखा है और सर हर एक लीडर का अपने टेन्योर में कुछ बदलाव लाने का एक उत्साह रहता है। हमने आपके भी जो डायरेक्टरशिप का छोटा सा टेन्योर रहा है उसमें हमने बहुत सारे बड़े बदलाव देखे हैं जो कि काफ़ी बोल्ड हैं और काफ़ी विजिबल हैं बाकी डायरेक्टर से कंपैरिजन में। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो मैनेट है ये ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं और हर एक नए स्टेप के साथ जो आप लेते हैं तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मिलता होगा, क्रिटिसिज्म भी मिलता है और पॉजिटिव रिएक्शन भी मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और क्या अप्रोच रहती है आपकी, और आपके हिसाब से एक लीडर को अपने विजन और पब्लिक फीडबैक के बीच में बैलेंस कैसे बनाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा हृदय की गहराइयों से कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। थैंक यू सर। जो कि ये क्वेश्चन मुझे कभी मेरे हृदय के नज़दीक है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जो आपका प्रश्न है मैं कैसे कर पाता हूँ और क्यों करता हूँ, तो मेरा जो सोच का विषय है कि मेरे लिए मैन इट फर्स्ट, देश फर्स्ट, फिर जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ मैन इट फर्स्ट, क्योंकि यहीं से मैं सैलरी लेता हूँ, इसी सैलरी से मेरे परिवार का पोषण होता है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि अपना सर्वोत्तम इस संस्थान को देने का प्रयास मेरा है। अब रह गई बात कुछ डिसीजंस लेने में, मैं ये मानता हूँ कुछ डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं, ये कभी नहीं कहता हूँ कि सारे डिसीजंस सही ही होते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपके माध्यम से सबको ये आश्वस्त कर देता हूँ कि जो डिसीजंस होते हैं वो मेरी जितनी भी सीमित क्षमता सोचने की है या अपने
सहकर्मियों से जो डिस्कशन करके वो संस्थान और छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ कहीं नहीं होता है। दूसरा था कि अटेंडेंस को बढ़ाया जाए, क्लास में लड़के आए, और सारा प्रयास सिर्फ इसलिए है कि आपके एकेडमिक इन्वायरमेंट बढ़े और प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ बढ़े। तो बोल्ड स्टेप्स कुछ जो कि छात्रों के हित में नहीं होते हैं, क्योंकि अभी मैक्सिमम छात्र इस मामले में एक्चुअल सिचुएशन से रूबरू नहीं होते हैं, तो मैं छात्रों को दोष नहीं देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में दोष है। मैं हमेशा अपनी इस क्वेश्चन का जवाब इससे इस श्लोक से जो मेरे बहुत करीब है, मैं कई बार सुना चुका हूँ कि अयोग्य आमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति औसत मूलकम अयोग्य मनुष्यो नास्त योजक कसरत दुर्लभा, कि कहीं पे भी कमी नहीं है, ना कोई अक्षर मंत्रविहीन है, ना कोई कंद मूल फल मंत्रविहीन है, ना कोई मनुष्य अयोग्य है, उसके लायक लगाने वाले दुर्लभ होते। तो अगर हमारे छात्र कहीं दिशाहीन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अध्यापकों और प्रशासक की कमी है कि उनको दिशाहीन होने से रोक नहीं पा रहे। मतलब सर, आपने जैसे कि कैंपस में बाइक बैन की है, हम सभी लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, बट आजकल या लास्ट कुछ टाइम से बच्चे ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि बाइक बैन होने के बाद से हम मैराथन रनर बन चुके हैं। तो सर, मैं पूछना चाहूँगा कि इस डिसीजन के पीछे आपका क्या पर्सपेक्टिव था, मतलब आपने क्या सोच के इतना बोल्ड एकदम डिसीजन लिया, जो कि आपने अभी थोड़ा डिस्कस भी किया था। और सर, मेरा दूसरा इसी के आगे क्वेश्चन है कि हमारा कैंपस बहुत बड़ा है, तो जो बसेस हैं वो सबको केटर नहीं कर सकते, एंड हर बच्चे को बसेस केटर कर भी नहीं पाएंगी कितनी भी बढ़ा लें। तो सर, हम आगे इन फ्यूचर इस चीज़ को, मतलब स्टूडेंट्स को कन्वीनियंस देने के लिए क्या एड ऑन या क्या अल्टरनेट ला सकते हैं? हाँ, आपके क्वेश्चन का एक लाइन में जवाब हो सकता है, लेकिन मैं विस्तार से करूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो छात्र 1.5 लाख की बाइक खरीद सकता है, वो 2000 की साइकिल क्यों नहीं खरीद सकता है। दूसरा ये है कि कैंपस मैनेट का ही नहीं बड़ा है, इससे बड़े कैंपस और हैं जहाँ पे बाइक नहीं चलती है। उदाहरण के लिए आईआईटी खड़गपुर देख लें, 2200 एकड़ का कैंपस है, वहाँ पे साइकिल का कल्चर है। तो जो छात्र कहते हैं, और अगर 20 साल का लड़का ये कह सकता है कि मैं साइकिल नहीं चला सकता हूँ, केवल बाइक ही चलता है, तो फिर उसको अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। तो यही एकमात्र संस्थान है जहाँ पे ये कल्चर है और ये माइंडसेट है जो कि पुराना चला आ रहा है। तो जब तक हम उस माइंडसेट से आगे नहीं निकलेंगे, हम सही नहीं सोच पाएंगे। बैन करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है, एक तो अगर बाइक नहीं रहेगी तो जो रात में बाहर घूमते हैं उसकी संख्या कम होगी। मैं सुबह लगभग वॉक करता हूँ, मुझे कुछ कहा गया था कि कोचिंग जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, सुबह 6 बजे कौन कोचिंग चलती है, रात में 11 बजे कौन सी कोचिंग चलती है। पिछले 2.5 साल की बात करें, कितने एक्सीडेंट्स हुए आपको पता होने चाहिए, कितनी डेथ हुई आपको पता होना चाहिए। अभी पिछले महीने, मैं नाम नहीं लूँगा छात्र का, डिस्पेंसरी के सामने एक्सीडेंट हुआ और कितने स्टिचेस लगे। तो क्या ये थोड़े से सुख के लिए हम कितना बड़ा रिस्क लेते हैं, और अल्टीमेटली छात्रों को ये सोचना होगा वो किस लिए हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन मुझसे ये कहा गया था कि उतनी सुविधाएं नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि सुविधाएं नहीं हैं, उसके लिए हमने कोशिश की कि टॉप एंड टाउन आ गया अंदर कि भाई आप अगर वहाँ जाते हो आपको वहाँ से यहाँ 10% सस्ता उनके प्रोडक्ट्स पे है। हर हॉस्टल में नाइट कैंटीन खोलने की कोशिश की, केओस हर जगह है, लॉन्ड्री की कोशिश की, कैंटीन्स की संख्या बढ़ाई गई कि आपको कोशिश हमारी है, फिर भी हो सकता है कि हम ये नहीं कहते हैं कि हर चीज़ मिलेगी। और रह गई बात कि बस की, तो कोई भी संस्थान अफोर्ड नहीं कर सकता है 6000 बच्चों के लिए। नेचुरली 4 बस पर्याप्त नहीं है, वो उन बच्चों के लिए है जो चल नहीं सकते हैं या जो साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए बस का यूज करें। मैंने भी पीएचडी की है 3.5 साल। मेरा भी हॉस्टल से संस्थान जो यहाँ से हॉस्टल 6 नंबर सबसे दूर है, उससे कम दूरी पे नहीं था और 4 बार आता जाता था। दिल्ली के एक्सट्रीम कंडीशन में
आपसे ज़्यादा उम्र में मुझे नहीं लगा मुझे कोई दिक्कत हुई, तो और या पढ़ाई में कोई दिक्कत हुई। तो मैराथन का शब्द कहना ये बिल्कुल मैं आग्रह करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये आपके हित के लिए है। अगर आप सभी चाहते हो नहीं बाइक होना चाहिए, मुझे आपत्ति नहीं है। और कितनी बाइक हैं मैंने ये काउंट भी कराया था, आपके पास डेटा होना चाहिए। मैं जब आया था तो लगभग 900 के आसपास थी। छात्र कितने हैं? 6000, यानी कि 5000 के पास तो फिर भी नहीं है। और उस 9000 में आप मुझे सर्वे करके दीजिए कि उसमें से जिनके पास जो अभी भी बाइक रखते हैं, अभी भी चलते हैं हॉस्टल में, ऐसा नहीं है, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। और अगर इससे उनके बाइक रखने से उनका आउटपुट बहुत बढ़िया आ रहा है तो सबको बाइक रखना चाहिए। लेकिन मैं आग्रह करूंगा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि इस पर कोई नियम बने और कानून बने और ये इस पर कोई फोर्स किया जाए। आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहूँगा कि साइकिल कल्चर को बढ़ाएं। आपका व्यायाम भी होगा, पैसा बचेगा। हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, प्लेनेट आपके लिए है, तो कम से कम आप छात्र हो के ये तो कह सकते हैं कि मैनिट के छात्र हरित ऊर्जा की तरफ एक ध्यान दे रहे हैं। आप हरित ऊर्जा का क्लब बनाना चाहते हैं तो आप तो कम से कम कार्बन एमिशन करें। मैंने फैकल्टी से भी रिक्वेस्ट किया था, मैं जब आया था, आपको आप में से जो उस समय होंगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, कि एक दिन नो व्हीकल डे करें। मैं खुद पैदल आता जाता था, लेकिन दुर्भाग्य है कि फैकल्टी का भी सपोर्ट नहीं मिला। मैं अगर ये मैं चाहता हूं कि छात्रों की तरफ से ये आए कि हम तो नहीं चलाएंगे, और फैकल्टी और डायरेक्टर सबसे आग्रह करते हैं कि हफ्ते में एक दिन कम से कम मैनिट को नो व्हीकल डे घोषित कर दें। हाँ, जिनको कोई असुविधा है हेल्थ के कंडीशन से या कोई जरूरी है वो चला सकते हैं, उनके लिए कोई नहीं। तो केवल मेरा कोई व्यक्तिगत आप ये कहें कि मुझसे इससे कुछ फायदा है, मुझे आपके हित को ध्यान में रखते हुए, और उसके दुष्परिणाम हैं, मैं कुछ चीज़ों को नहीं कहना चाहूँगा यहाँ पे, आप समझ सकते हैं कि उसके बैन होने से क्या फ़ायदा होगा। ये आप अपने में, मैं चाहूँगा कि आप एक गूगल फॉर्म बनाएं, सर्वे करें, और उसमें आप पॉजिटिव अगर कहेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं बाइक मैनेज शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, तो लेट्स गो फॉर द बाइक। सर, आपने जैसे कि आग्रह शब्द का प्रयोग किया, बिल्कुल हम भी इसके साथ तो नहीं है, पर सर जब आपने ये बात कही कि साइकिल का यूज़ बढ़ाया जाए, तो सर क्या हम एक कल्चर ऐसा क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि जिस वजह से यहाँ के जो मैनेट के छात्र हैं, क्योंकि अराउंड 6000 लोग हैं टोटल, तो सर एक ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज हम डेली बेसिस पे करें मॉर्निंग में, ताकि एक कल्चर क्रिएट हो मैनेट में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल, ये छात्रों की तरफ से आना चाहिए इवेंट्स। तो मैंने ये बार बार कहा है कि इनफॉर्मल इवेंट्स आप में बहुत ज्यादा होना चाहिए। साइकिलिंग रेस करिए, स्लो साइकिल, फास्ट साइकिल, जी। आप बिल्कुल करिए। जो बच्चा करता है उसको हम प्रोत्साहित करें। आप इस तरह से सेव एनर्जी की तरफ से आप अपना ध्यान दीजिए। तो ये देखिए, आपको मैं तो ये कहता हूँ कि आप समाज को, आप संस्थान को दिशा दीजिए। यूथ अगर दिशा नहीं देगा तो कौन करेगा? आने वाला समय आपका है, आपकी तरफ लोग देख रहे हैं। हम लोग जो मैक्सिमम टीचर्स हैं अपनी इनिंग खेल चुके हैं, तो कंट्रीब्यूशन आपका है, आप देश के भविष्य हो। आपको देश की दशा और इस संस्थान की दशा दिशा निर्धारित करनी है। आपको अपने ऊपर टफ मेजर्स लगाने हैं। आप करोगे तो शायद बाकी अध्यापकों को भी लगे कि हमारे छात्र इतने अनुशासन में हैं और इतना ये पालन कर रहे हैं, तो हम क्यों न करें। आप करके दिखाओ तो मैं अध्यापकों को भी कहूंगा कि हम ये कर सकते हैं। अध्यापक छात्रों के साथ में साइकिल रैली, ये सब इस तरह की चीजें बिल्कुल कर सकते हैं। आपका स्वागत है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। आजकल जॉब मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है, खासकर एआई और ऑटोमेशन आने के बाद। तो क्या आप थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं कि मैनेट का करिकुलम कैसे इंश्योर कर रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स ना कि सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले अगले 5-10 सालों में जो फ्यूचर जॉब्स आने वाली हैं उसके लिए कैसे रेडी रहें? बिल्कुल सही आपका प्रश्न है कि आज की तारीख में एआई और मशीन लर्निंग के साथ इंडस्ट्रीज़ की डिमांड थोड़ी सी चेंज हो रही है। इसके लिए जहाँ तक करिकुलम की बात है, करिकुलम हमारा मैनेट का डायनेमिक है। हम हर 4 साल के अंतराल या उससे पहले करिकुलम को रिवाइज करते हैं। उसके लिए एक कमेटी है जिसमें आईआईटीज के प्रोफेसर्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, और हमारे एक एल्मनस जो कि
इंडस्ट्री में सीनियर पोजीशन पे उनको भी हम बुलाते हैं, फैकल्टी के साथ बैठ के हम लोग उसको करते हैं। अभी हम लोगों ने उस हिसाब से करिकुलम को चेंज भी किया है। लेकिन मैं साथ ही ये कहना चाहूँगा कि हमको अगर आगे बढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम्पल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में केवल एआई पढ़ेंगे, या सिविल इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। आज भी मेरा ये मानना है कि मटेरियल्स टेक्नोलॉजी में बहुत काम करने की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हाँ, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्री की नीड्स के हिसाब से उसको हमको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, और हम कर भी रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने छात्रों को इक्विप करने के लिए इसीलिए माइनर प्रोग्राम्स हैं। ये मैंने कंप्यूटर साइंस से आग्रह किया है कि माइनर इन एआई शुरू कर दें, माइनर इन एआई एंड मशीन लर्निंग, माइनर इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग। इस तरह की प्रोग्राम जो सिविल, मैकेनिकल या दूसरे ब्रांच के लड़के हैं पढ़ लें, जिससे उनकी प्लेसमेंट बढ़े। तो बिल्कुल सही है। और इस ओपन इलेक्टिव्स के माध्यम से या प्रोफेशनल इलेक्टिव्स के माध्यम से कुछ क्रेडिट दे के हम इनमें बच्चों को अपने उत्साहित कर सकते हैं और उनका प्लेसमेंट बढ़ सकता है। सर, पर मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा, आप प्लेसमेंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप इन दोनों के बीच में आप किसको ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है। जी। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप उसमें जिसका इंटरेस्ट होगा वही बढ़ सकता है, जी। क्योंकि हर व्यक्ति, हर छात्र एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है। देश के संदर्भ में या समाज के संदर्भ में बात करें तो निश्चित रूप से समाज और देश मैनेट की तरफ भी देखता है कि यहाँ से कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर निकलें। जी। और ये मैंडेट है जो हम लोग जो जैसे संस्थान हैं कि जॉब प्रोवाइडर्स बने, जॉब सीकर्स ना बने। डेफिनेटली सर। लेकिन इसमें हमको एक बैलेंस लेके चलना है। एंटरप्रेन्योर के लिए हम लोग ऑलरेडी एक इंक्यूबेशन सेंटर जो हमारा है, जो छात्र उनसे उनकी आइडियाज़ को मानते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, अगर उसमें कुछ दम होता है तो अभी हमारे पास फंडिंग का, चूँकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है 50,000 पर आइडिया उसको दे रहे हैं, और कोशिश करते हैं अगर आगे हो तो वो बढ़े। तो अगर कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है तो सारे एवेन्यूज़ हैं कि उसको हम आगे बढ़ाएं। लेकिन साथ ही अब 6,000 छात्र, अगर हर साल 1,500 छात्र निकल रहे हैं बीटेक एमटेक मिला के, जी। तो 1,500 छात्र एंटरप्रेन्योर तो नहीं बन सकते हैं। तो उसमें मेजॉरिटी जो प्लेसमेंट सीकर्स हैं उसमें भी हमारी जिम्मेदारी है और संस्थान की जिम्मेदारी है कि हम कार्यक्रम, जैसे पहला प्रश्न पूछा गया, एज इस हिसाब से डिजाइन करें, एजुकेशन इस हिसाब से करें, सॉफ्ट स्किल्स बच्चों का इस हिसाब से बढ़ाएं कि उनका प्लेसमेंट मैक्सिमाइज हो सके, और साथ ही जिसमें एंटरप्रेन्योरियल स्किल है उसको भी बढ़ावा दें। सर, पर प्लेसमेंट्स की जहाँ तक बात है, जब मैनेट जैसे संस्थान में कोई बच्चा आता है, 96-97% एक एवरेज है बच्चों का जेई में लाने का, तो उसके बाद उसकी यही सोच रहती है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों में 60-70 लाख का पैकेज मिलेगा। पर सर, जहाँ तक मुझे सोच विचार जितने मेरे हैं, मुझे लगता है कि प्लेसमेंट्स अपनी जगह है, पर क्या हम साथ ही साथ कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज करे जाएं, ऐसे स्किल्स के लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज करी जाएं कि जिस वजह से ना केवल प्लेसमेंट्स अच्छी हो हमारे मैनेट की, बल्कि अगर बच्चा कोई आगे बढ़ता है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, मतलब साथ भी, क्योंकि अगर हम देखें आज रोल्टा इंक्यूबेशन सेंटर जैसे कि है, यहाँ पे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्स हैं जैसे कि आपने कहा। पर शायद से अगर स्किल डेवलपमेंट क्लासेस ऐसी अपने यहाँ रहती हैं तो वो लोग और ज़्यादा और भी जगहों से आके और भी रिसोर्सेज वो खुद ला सकते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। इस स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होने चाहिए, और जी। इसके लिए ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल है, जो कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट के द्वारा ही संचालित होता है। जी। और उसमें वो कोशिश करते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाएं, लेकिन रियलिटी में उस हिसाब से चल नहीं रहा है। डेफिनेटली। तो उसके लिए अब छात्रों की तरफ से अगर कोई इस तरह का उनके पास योजना है, या कि हम इस तरह की किस चीज़ में स्किल करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमको मैन्युफैक्चरिंग स्किल चाहिए, कुछ मशीन का, एआई का स्किल चाहिए, तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। इंक्यूबेशन की जहाँ तक बात है, मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हम लोग एमएसएमई के थ्रू होस्ट इंस्टीट्यूट हैं, जो कि मध्य प्रदेश से पूरे ये आइडियाज़ इनवाइट कर रहे हैं, और वो उसको एमएसएमई फंडिंग कर रही है 15 लाख तक का।
उसमें छात्र भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, रिसर्च पार्क के लिए ऑलरेडी हम लोग का प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है और कोशिश ये है कि एक बड़ा रिसर्च पार्क मैनिक में लाया जाए जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हो, जी। लेकिन वो भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को स्किलफुल होना चाहिए। अब स्किल किस चीज़ में, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि अगर आपका टेक्निकल नॉलेज अपने डोमेन का आपका डोमेन नॉलेज बहुत अच्छा है तो जॉब की समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल। मेरा जो मुझे फीडबैक कंपनियों से मैं रेगुलर लेता रहता हूं तो ये कई बार आता है कि स्टूडेंट्स आर लेस स्किल्ड इन देयर डोमेन नॉलेज। तो आप ये चीज तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप जो भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस भी विधा को पढ़ रहे हैं, उसमें आपको अच्छा होना पड़ेगा। उसके साथ आपको एडिशनल स्किल एक्वायर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप क्लास करें, कम से कम आप क्लास करेंगे तो सब्जेक्ट स्किल आपका पूरा हो जाएगा। और मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितने घंटे क्लास चलते हैं। 5 घंटे। हफ्ते में कितने दिन हुए? 5, 25 घंटे। आपका मैक्सिमम कॉन्टैक्ट आवर्स 20 से 25 घंटे। 7 दिन में कितने घंटे हो गए? 168 घंटे। आपको 168 घंटे में केवल 24 घंटे क्लास में अटेंड करना है, 20 से 24 घंटे। तो इसके लिए आप क्लास में आए, स्किल करें, और आपकी तरफ से अगर कोई प्रपोजल है कि कोई पर्टिकुलर स्किल में ये करना चाहते हैं, मैंने ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल को पूरी छूट दे रखी है कि आप जो भी ऑर्गेनाइज करें। अभी कुछ दिनों में एक 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक वर्कशॉप भी कराने जा रहा हूँ। उनको फाइनल ईयर तो प्लेसमेंट चल रहा है, 3rd ईयर के स्टूडेंट्स की कैसे वो अपना CV बनाए, छोटी छोटी चीज़ों को, कि कैसे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये बहुत लोग अभी अपने को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दूसरा, कि अपना CV कैसे बनाएं। तीसरा, इंटरव्यू को फेस कैसे करें। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे बच्चों को हम उनको अवगत करा सकते हैं। और ऑफकोर्स जो भी करंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको स्किलफुल करें। जी। सर, जैसे कि आपने कहा कि हर स्टूडेंट एक उसकी खुद की एक अच्छी स्किल होती है, जैसे हर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। वैसे ही सर, अब जैसे कि जो NEP, जो नई इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग हर इंस्टीट्यूट में ऐसा होना चाहिए कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच अपनाया जा रहा है, जिसमें अगर सपोज एक बच्चे को उसके कोर डिग्री के अलावा कोई सब्जेक्ट उसको पढ़ना है या उसको उसके बारे में और एक्सप्लोर करना है तो वो कर सके। तो सर, इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको अगर हमें अपने NIT भोपाल में अप्लाई करना हो तो वो कैसे होगा? हम उसको कर रहे हैं। NEP का जो मेन आत्मा है कि स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग होना चाहिए और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, उसको कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, माइनर प्रोग्राम ऑलरेडी हैं। ये स्टूडेंट को दिया जाता है कि माइनर प्रोग्राम ले लें अपने रुचि के हिसाब से। वो स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर, अगर कोई किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में माइनर प्रोग्राम चाहिए, वो हम शुरू कर सकते हैं। अभी हम लोग जो अपने सीनेट में डिस्कस करके माइनर प्रोग्राम्स चला रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी बिल्कुल होना चाहिए। ओपन इलेक्टिव का कंसेप्ट यही है कि एक बास्केट सब्जेक्ट का देंगे, उसमें स्टूडेंट अपनी रुचि के हिसाब से उस बास्केट से सब्जेक्ट करे। अभी तक कुछ विभाग में दिक्कत क्या थी, क्यों हम इसको कागज पे, धरातल पे नहीं पूरी तरह से कर पा रहे हैं, क्योंकि जो अधिकतर छात्रों की रुचि है जो एडिशनल नॉलेज एक्वायर करने की, वो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हमारा मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, 228 का इंटेक है एक साल में UG का, और फैकल्टी वहीं सबसे कम है। तो फैकल्टी रिसोर्सेज के नाते हम ये भी नहीं कर सकते हैं हम किसी से भी पढ़वा दें। तो उसके लिए ये प्रयास था कि फैकल्टी हमारी कुछ रिजनेबल नंबर कंप्यूटर साइंस में हो जाए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टिव ऑफर कर सकें और दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए कर सकें। अब सिविल में हम कोई माइनर प्रोग्राम शुरू करें, कोई नहीं लेता है। मैकेनिकल शुरू करता है, कोई नहीं लेता है। जो भी बच्चों की डिमांड है सब कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड ही है आज के तारीख में, मार्केट सिनेरियो को देखते हुए। और वहाँ हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। मैं आपको बता दूं, इसीलिए अभी हम लोगों ने विजिटिंग प्रोफेसर्स का कंसेप्ट शुरू किया है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का।
अभी 5 लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, 3 लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं, 2 और करेंगे। उनका केवल उनको रोल ये दिया गया है कि स्टूडेंट से रेगुलर इंटरैक्ट करें और स्टूडेंट्स को उस हिसाब से मोटिवेट या ट्रेन करें। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर क्लासरूम टीचिंग, वो तो रेगुलर फैकल्टी कर रहे हैं, इनका जिम्मेदारी यही है कि स्टूडेंट से इंटरैक्ट करके इनको गेट देम कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री टू मैक्सिमाइज द आउटपुट। इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल है और मैं इस मामले में, इस प्रश्न में थोड़ी असुविधाजनक स्थिति में भी हूँ कि सत्य ये है कि हम कह तो रहे हैं कि हम पालन कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतः पालन नहीं कर पा रहे हैं कि हम अभी आप अपने स्टूडेंट्स को ये पूरा फ्रीडम नहीं दे दिए हैं कि ओपन इलेक्टिव आप कोई भी ले लो। ओपन इलेक्टिव में भी केवल 1 ही 2 ऑफर देते हैं और जिस दिन हमारे पास फैकल्टी और इम्प्रूव हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम स्टूडेंट्स को पूरा ऑफर देंगे कि आपका ये बास्केट है, इसमें से आपको जो चूज करें। जबकि हमारा आगे का स्टेप ये है कि हम ये भी करने वाले हैं, अगर फैकल्टी आगे जिस डिपार्टमेंट में हो सकता है, कि फैकल्टी और सब्जेक्ट, स्टूडेंट को ये फ्रीडम हो कि सब्जेक्ट के साथ किस फैकल्टी से पढ़ना चाहता है वो सब्जेक्ट वो भी चूज करे। तभी हम स्टूडेंट सेंट्रिक की बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों में हम पूरी तरह से, अभी फैकल्टी रिक्रूटमेंट हो जाएगा तो बिल्कुल कर पाएंगे। जैसे ये माइनर प्रोजेक्ट्स हमें माइनर सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं और ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफर करते हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफर करता है, ईसी डिपार्टमेंट भी ऑफर करता है और मैकेनिकल के भी शायद एक सब्जेक्ट ऑफर होता है। लेकिन ये जो माइनर कोर्सेज हैं ये स्टूडेंट्स खुद से अपनी रुचि से ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सीजी क्राइटेरिया लगा रखा है और किसी बच्चे की अगर अच्छी रुचि है तो उसको एक डायनेमिक, एक सीजी क्राइटेरिया के अलावा भी एक शायद हैकाथॉन्स या हम वर्कशॉप करा सकते हैं। अगर उसमें वो बच्चा रुचि दिखा रहा है और उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके हिसाब से भी, मेरे हिसाब से, एक माइनर प्रोजेक्ट का ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल आपका सुझाव स्वागत योग्य है, लेकिन सीजीपीए का रिक्वायरमेंट क्यों है कि अगर ये देखा गया कि कोई बच्चा अपने कोर्स को खुद ही नहीं पास कर पा रहा है, उसको हम एडिशनल 20 क्रेडिट और दे दें हर सेमेस्टर में। अगर हम उसको 5 क्रेडिट 6 क्रेडिट एक्स्ट्रा दे दें अपने वो 20 क्रेडिट के अलावा, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कोई लड़का, ठीक है सीजीपीए बहुत अच्छा नहीं हो सकता है लेकिन उसका अभिरुचि कहीं हो सकती है, तो ऐसे चीज़ों को बिल्कुल किया जा सकता है कि उसको ऑडिट कोर्सेज चला के, उसमें पास होना ज़रूरी नहीं है, वो केवल पढ़ ले, अपने नॉलेज को एक्वायर कर ले। ये आपका सुझाव शायद ये मैं डीन SW बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इसको ये रेज करके सीनेट में ले जाएं कि हम उनकी संख्या बढ़ा दें। उनका एग्ज़ाम देना उनके लिए आवश्यक नहीं है, उनको ये केवल ये होगा कि हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं अगर चाहें कि इन्होंने क्लास अटेंड किया है, या अगर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए वो अपने नॉलेज एक्वायर करने के लिए ले सकते हैं। बहुत अच्छा सुझाव है सर। बेसिकली जितने भी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें मेन दिक्कत ये होती है कि लिमिटेड सीट होती है, जैसा आप बोल रहे हो कि उनको बैठने की परमिशन मिल जाएगी। बट बहुत सारे ऐसे भी इलेक्टिव हैं जो प्रपोज्ड होते हैं, बट उनमें क्योंकि लास्ट में कोई जगह नहीं बचती बच्चों के पास जाने के लिए, तो लास्ट में फिर उसी इलेक्टिव में सब बच्चे चले जाते हैं। तो जिन इलेक्टिव्स में बेसिकली इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों का, या जिन इलेक्टिव में बच्चे ज़्यादा मतलब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो क्या हम उसकी पर्टिकुलर सीट्स नहीं बढ़ा सकते नहीं, या वैसे सिमिलर कोर्सेज बढ़ा सके? उसका लिमिटेशन, अगर हमारे पास फैकल्टी उपलब्ध है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब वो फैकल्टी की उपलब्धता के आधार पे है। अब जैसे एग्जांपल दें, अब साइबर सिक्योरिटी सबको पढ़ना है लेकिन हमारे पास लिमिटेड फैकल्टी है तो वो 300-400 को पढ़ा नहीं सकती। सर, जैसा कि आपने कहा कि अगर किसी स्टूडेंट को उसके डोमेन का नॉलेज है, जो भी वो सब्जेक्ट यहाँ परस्यू कर रहा है उसके डोमेन का नॉलेज है, तो उसे कभी जॉब लेने में इशू नहीं आएगा। लेकिन सर, एआई और ऑटोमेशन आने के बाद एम्प्लॉयबिलिटी एक स्टूडेंट के स्किल्स जो होने चाहिए वो बहुत बदल चुकी है। अब वो सिर्फ अपने डोमेन नॉलेज पर डिपेंड नहीं कर सकते। सर, इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं कि स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस को ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिनकी वजह से हमें एटलीस्ट हम ये जान पाएँ कि आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद स्टूडेंट्स को ऐसे किन चीज़ों की या स्किल्स की ज़रूरत पड़ सकती है जो उस समय पर जॉब मार्केट में ज़्यादा डिमांड में होंगे, जिनकी नीड होगी, ताकि हम अपने हर साल के प्लेसमेंट को बढ़ा पाएँ और इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा सेचुरेशन की तरफ ले जा पाएँ, ताकि स्टूडेंट्स अननेसेसरीली भेड़ चाल की तरह एक दूसरे को देख कर ना आगे बढ़ें। बेटर है कि वो जो खुद
बनना चाहते हैं या वो कुछ करना चाहते हैं, उस चीज़ में ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि वो स्लो हैं या फास्ट हैं, बस उस चीज़ में आगे बढ़े। तो इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, एक तो मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूँ कि सब कुछ एआई है। एआई या मशीन लर्निंग एक टूल है। बेसिक इंजीनियरिंग या डोमेन नॉलेज कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। एआई अप्लाई करना, एआई फॉर व्हाट? एआई इन मेडिकल फील्ड, एआई एनर्जी फील्ड, यही तो करेंगे। एआई इन मैन्युफैक्चरिंग, अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग पता ही नहीं है तो हम एआई क्या करेंगे? तो एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इट्स ए टूल। इसलिए बेसिक ज़रूरत है। आज मैं फिर अपनी चीज़ों को कह रहा हूँ कि अगर आपको डोमेन नॉलेज है तो जॉब एक समस्या नहीं है। हाँ, अभी पहला एक प्रश्न पूछा गया था कि पैकेज की बात है। कोर इंडस्ट्री में वो पैकेज नहीं मिलेगा, लेकिन लेटर ऑन आप उसमें वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब रह गई बात कि ये आपका प्रश्न अच्छा है कि 4 साल बाद लड़का आज 2025 में एडमिशन लिया, 2029 में क्या सिनारियो होगा उसके। तो जो करिकुलम इसीलिए बनता है, करिकुलम में हम इंडस्ट्री से डिस्कशन ये करते हैं और हमारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल इंडस्ट्री से जो फीडबैक, कोई भी कंपनी जो आती है उससे फीडबैक लेता है। फीडबैक मैकेनिज्म है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे छात्रों से। उनके फीडबैक के आधार पे वो फीडबैक डिपार्टमेंट को दिया जाता है कि आप अपने करिकुलम को उसमें इस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए जो किसी भी इंजीनियरिंग करिकुलम का जो कंपोनेंट होता है, बेसिक साइंसेस, सोशल साइंसेस लगभग 20% और 60% लगभग जो है कोर डोमेन, कोर प्लस डोमेन इलेक्टिव, 20% अदर डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव, जहां पे वो इस तरह के जो नई टेक्नोलॉजी का, दिस इज फास्ट चेंजिंग सिनेरियो। अभी कुछ समय पहले हम लोग केवल बात करते थे नैनो टेक्नोलॉजी की बात, सीएनटी की बात करते थे, उसके पहले क्रायोजेनिक और सुपर कंडक्टिविटी की बात करते थे। आज की तारीख में 2017-18 के बाद एआई, फिर डीप लर्निंग की बात करने लगे हैं। 5-10 साल बाद ये सैचुरेट हो जाएगा, कुछ और जाएंगे। तो लेकिन कोर नॉलेज हमेशा रहेगा। इसके लिए ये है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंस्टीट्यूशंस को, हमारी फैकल्टी को और जो दिशा निर्धारित करते हैं उनको इस हिसाब से अवेयर होना चाहिए कि प्रोजेक्ट 4 साल बाद, 10 साल बाद क्या होने जा रहा है। उसको, उसके लिए स्टूडेंट्स को अगर करिकुलम में ना भी पढ़ा सकें तो एक्स्ट्रा मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ उनको अपग्रेड कर सकते हैं उनका नॉलेज, और ये किया जा सकता है और कोशिश हम लोग इलेक्टिव्स के माध्यम से कर भी रहे हैं। सर, जैसे कि होता है कि जब स्टूडेंट्स फाइनल ईयर तक आते हैं वो इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट साइमल्टेनियसली एक वो भी रहता है कन्फ्यूजन कि जैसे पीयर प्रेशर रहता है कि मतलब इंडस्ट्री में जाना ही है, और साथ में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की खुद की क्रिएटिव आइडेंटिटी भी होती है, उनकी साइड स्किल होते हैं जो उनने सोचा रहता है कि वो आगे जाके शायद परस्यू करे, बट पेरेंट्स या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो एक पर्टिकुलर फील्ड में चले जाते हैं। तो सर, जैसे कि ये होता है कि फाइनल ईयर में आके वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सर आप उन स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करोगे कि उनको कैसे परस्यू करना चाहिए, कौन सा करियर? मैं उनको तो पहले आग्रह करूंगा कि वो सोसाइटी और पीयर प्रेशर की तरफ ध्यान ना दें। हर व्यक्ति को, हर छात्र को अपनी क्षमता के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा रुझान किधर है, मेरा इंटरेस्ट किधर है, उस पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ, फॉलो योर पैशन नो मैटर व्हाट अदर्स से। आपको अगर मैथ में अभिरुचि है तो बिल्कुल उसको करिए। आपको कोर इंजीनियरिंग में अभिरुचि है, बिल्कुल करिए। आपको सॉफ्टवेयर में अभिरुचि है, बिल्कुल करिए। उस हिसाब से आपको ओरिएंट अपने आप को करना पड़ेगा। प्रेशर आज के समाज में देखो, जीवन मैं ये कहता हूँ, लाइफ इज ए चैलेंज, एक्सेप्ट इट एंड सर्व एज साइलेंटली एज यू कैन। तो प्रेशर तो जीवन में, प्रेशर शब्द नहीं लेना चाहिए, ये तो हमेशा रहेगा, हर क्षण रहेगा। आप नौकरी करोगे तो परफॉर्म करने का प्रेशर रहेगा। हम लोग के ऊपर प्रेशर रहता है कि हमको अगर ये काम करके देना है तो देना है। मैं उनसे यही कहूँगा कि पहले तो वो जो भी पढ़ रहे हैं उसको एंजॉय करना सीखें और उनका जो ड्रीम है उस ड्रीम को जीने की कोशिश करें। उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जो भी उनका सर्वोत्तम प्रयास है वो करें। कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, जो भी चीज़ खराब की है हमारे माइंडसेट में होती है। अगर ऐसा है तो आप ये देखिए, जो हिंदी में बहुत अच्छा है वो शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बहुत अच्छा पढ़ा, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं।
जिसको स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। तो आप कोशिश ये करिए, जो भी आप कर रहे हैं पूरे पैशन के साथ करिए, और भगवान कृष्ण को हमेशा याद रखिए, कर्म एड़े बाधिकारस्ते मा फलेन कदाचन। आपके अधिकार में केवल कर्म करना है, फल तो जो सबका माँ बाप है वो देगा ही। और कई बार लगता है कि फाइनल ईयर में हमको प्लेसमेंट हमारी ड्रीम कंपनी में नहीं मिला, क्या पता ईश्वर ने आपके लिए उससे अच्छा स्टोर कर रखा है, बिल्कुल। आपको तो नहीं पता है ना। हो सकता है 6 महीने बाद आपके लिए कुछ और अच्छा कर रखा है। तो हमको लगता है चूंकि हम शॉर्ट साइटेड अप्रोच से चलते हैं, एक सोच सुन लिया था कहीं से कि हमको यही चीज चाहिए। जैसे छोटा बच्चा अगर आग का गोला देखे तो उसको जिद करता है पकड़ना चाहिए, लेकिन माँ जानती है कि इसको छूने से इसका हाथ जलेगा, तो उसको मना करती है तो वो रोता है। तो ईश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या उचित है। एक चीज मेरी बात पे विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए कि अगर आपके प्रयास पूरी ईमानदारी से हैं तो आपको सफलता मिलना अवश्यंभावी है। और अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो ये मान के चलिए आपके प्रयास में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। ईश्वर को जो करना है बिल्कुल करेगा। आपका काम सिर्फ प्रयास करना है, पूरी ईमानदारी से समर्पण भाव से करिए, फल की चिंता नहीं करिए, वो मिलेगा तो अच्छा ही होगा। सर, ये तो एक फैक्ट है कि टेक्निकल स्किल्स अगर किसी स्टूडेंट के पास है और वो इक्विप्ड है उन स्किल्स से, तो वो अपना करियर को बहुत सीमलेसली शुरू कर सकता है ऑन इनिशियल स्टेजेस। लेकिन सर, जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, चीज़ों को समझना, उन पर रिस्पॉन्ड करना, ना कि उन पर रिएक्ट किया जाए, सिविक सेंस, ऐसी सोसाइटी से रिलेटेड स्किल्स जिन भी छात्रों के पास आज तक रही है, हिस्ट्री में भी और आज भी, वो बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ दिखाते हैं। सर, हम एज ए इंस्टीट्यूशन ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिनसे कि ये इंश्योर किया जा सके कि स्टूडेंट्स में ना सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल्स, ना सिर्फ टेक्निकल स्किल्स जो कि जॉब लेने में या एंटरप्रेन्योर बनने में ज़रूरी हैं, उसके अलावा ऐसी क्या हम इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जिनमें ये सारे इमोशनल इंटेलिजेंस, सिविक सेंस, ऐसी स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? हम बिल्कुल सही आपने कहा कि जो प्रश्न भी पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पर, तो वर्ड में इमोशनल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, सोसाइटल वेलनेस चीजें हैं। इसी के लिए जो किसी भी संस्थान में, और हम लोग भी कर रहे हैं, करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात होती है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर के अंतर्गत जो डिफरेंट स्टूडेंट क्लब्स हैं, वो उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए हैं। अब जैसे आपने कहा कि इन्वायरमेंटल वेलनेस की बात करें या अवेयरनेस की बात करें, तो मैंने ये कहा इन्वायरमेंट में आज की तारीख में हम सबसे ज्यादा क्या है कि हमको 2070 तक क्या करना है, जीरो कार्बन एमिशन, 2030 तक 30% रिड्यूस करना है या 70%। तो उसके लिए यही तो मैं कहता हूं कि से नो टू बाइक, उसमें आप अपना योगदान करो। तो अब इसके लिए आपका अगर कहोगे कि हम मैराथन हो गए तो फिर नहीं, हम कहेंगे साइकिल चलाओ। तो आपका फिजिकल वेलनेस हो गया, तो आपने खुद ही मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया, इन्वायरमेंटल वेलनेस हो गया। अब दूसरा ये चीजें, ये मुहिम मैं ये चाहता हूं कि आप जैसे छात्र शुरू करें। आप देखेंगे कैंटीन में हम बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं कप में, हम वहीं छोड़ के चल देते हैं। क्या हम अवेयरनेस कर सकते हैं? मैं ये चाहता हूँ, ये देखिए कोई नियम से ये फोर्स करके नहीं किया जा सकता। ये आप जैसे अगर हमारे संस्थान में 500 छात्र हो जाएं जो ये मुहिम चलाएं कि हम हफ्ते में 1 दिन सफाई अभियान चलाएंगे, और अगर कैंटीन में ये है कि अगर कोई कप जा रहा है तो उसको उठा के हम डस्टबिन में डालेंगे और उसको धन्यवाद बोलेंगे, आप देखिएगा परिवर्तन आ जाएगा। दूसरा, इमोशनल वेलनेस की जहाँ तक बात है, हम बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं, बाहर से एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, और जैसे जैसे क्लासेस में जाते हैं एक्सपेक्टेशंस में डिक्लाइन होता है। कई तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि क्लासरूम डिलीवरी को लेके या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके उनमें उनका जो हाई होप लेके आते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस, उसमें उनको एक झटका लगता है। वहाँ के लिए ये ज़रूरत है, सीनियर्स की ज़रूरत है कि सीनियर्स अपने जूनियर से इंटरेक्ट करें, उनको ये मोटिवेट करें, क्योंकि टीचर सबके पास नहीं पहुंच सकता है कि नहीं ये देखो ये इस हिसाब से
जियो और जो मैं सब कहता हूँ अभाव में प्रभाव छोड़ने की कोशिश करो। काउंसलर भी इसीलिए दिए गए हैं। तो ये आपकी बात सही है कि हमको को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इसको और बढ़ाने की जरूरत है, और इसीलिए आपको ये हम लोगों ने ये कहा कि एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज, हर छात्र को इनमें से कम एक बिल्कुल इसमें पालन करना चाहिए। और इसके लिए स्टूडेंट कम्युनिटी को आगे आना चाहिए कि जो छात्र इनमें से किसी में नहीं, उनको मोटिवेट करें, क्योंकि कोई नियम बना के नहीं किया जा सकता कि आपको किसी चीज में पार्ट। आप देखेंगे जो छात्र स्पोर्ट्स में है वो अपना उसमें एंजॉय कर रहा है, जो एनसीसी में है वो एंजॉय कर रहा है, जो संगीत में है, तो कोई ना कोई चीजें ये करनी चाहिए। अगर आप किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हैं तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, डिस्ट्रेस कम हो जाएगा, तो ये सब चीजें आपको फिजिकल वेलनेस बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल संस्थान की भी जिम्मेदारी है और हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इसमें कंट्रीब्यूट करें। सर आखिर में एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। सर इस तरीके के पॉडकास्ट जो आर्यवर्ता के साथ हम करवाना चाहते हैं, आपको क्या लगता है ये हमें आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि इसमें आप स्टूडेंट्स से भी उनका भी पॉडकास्ट करें कि डेफिनेटली वो स्टूडेंट क्या चाहते हैं। ये तो कभी भी वन वे फ्लो नहीं होना चाहिए। जी। मैं अपने विचार व्यक्त किया, एक स्टूडेंट या कुछ स्टूडेंट्स वो क्या चाहते हैं। हो सकता है कि हमारे और स्टूडेंट्स के बीच में कुछ बातों पे डिस्कनेक्ट हो, या हम अपनी बात को पूरी तरह से उनको कम्युनिकेट ना कर पा रहे हो, समझा ना पा रहे हो। तो स्टूडेंट क्या चाहता है वो आएगा, क्योंकि इसीलिए फीडबैक, क्लासेस के फीडबैक माध्यम इसीलिए दिए गए, लेकिन वो फीडबैक इफेक्टिव नहीं हो पाए जी। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और अध्यापक भी, फैकल्टी क्या चाहती है, तो जो 4 पिलर, 4 स्तंभ हैं संस्थान के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक हो गया, फैकल्टी दूसरा हो गया, तीसरा सपोर्टिंग स्टाफ हो गया, और चौथा हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को सेंटर में रख के जो कि एक मॉडल है कि स्टूडेंट्स इज एट द फल्क्रम ऑफ द कोर, सेंटर में है, और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक हो गया, फैकल्टी दूसरा हो गया, सपोर्ट स्टाफ तीसरा हो गया। ये तीनों स्टूडेंट्स को फीडबैक कर रहे हैं, और इनमें बाई डायरेक्शनल रिलेशन होना चाहिए कि हम आपको सपोर्ट करें, आप हमको सपोर्ट करो, और एक दूसरे से कि ये मैकेनिज्म होना चाहिए। और मैं इसको वेलकम करूंगा कि डीन स्टूडेंट से भी आग्रह करूंगा कि एक इस तरह से डीन स्टूडेंट वेलफेयर अपने ऑफिस में एक फीडबैक मैकेनिज्म लें कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट द स्टूडेंट वांट्स। कई बार हम सोचते हैं कि हमको चलो ये माइनर शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं डेमोक्रेटिक वे नहीं है। डिपार्टमेंट ने जो कहा वो हमने शुरू कर दिया, स्टूडेंट्स पढ़ना ही नहीं चाहता वो माइनर। तो अभी जो प्रश्न पूछा गया था कि वो फिर थोपा जाता है, तो ये बिल्कुल होना चाहिए इसमें कि स्टूडेंट क्या चाहता है। भाई वो अगर चाहता है कि हमको ये 10 कोर्सेज पढ़ाओ, तो उसमें हम स्टूडेंट से बात करके कि हमारी क्या हम इसमें कर सकते हैं, या हम ये स्पोर्ट्स चाहते हैं, या इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर या फिजिकल वेलनेस या इमोशनल वेलनेस के लिए हम और कक्षाएं चाहते हैं, या हमको स्किल डेवलपमेंट ये स्किल का कराओ जी। तो ये अभी क्या ना डिस्कनेक्ट में है। वो ये मैं एक बात ये कह के समाप्त करूंगा कि ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। तो इसमें सिनर्जी होनी चाहिए। हम एक परिवार है जी। एक परिवार में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। और मतैक्य जहां पे है वहां फिर वाइब्रेंट सोसाइटी नहीं हो सकती। मतभेद के साथ ही हम वाइब्रेंट हो सकते हैं। आप हमसे असहमत हो सकते हो, मैं आपसे असहमत हो सकता हूं, लेकिन उस असहमत के साथ हम लोग साथ बैठ के चाय पी सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये उम्मीद करूंगा, और मैं तो ये हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं स्टूडेंट्स के साथ बीच में हॉस्टल में जाऊं, उनके साथ चाय पीऊं, या उनके साथ, मेरा तो ये ड्रीम है कि मैं कैंटीन में आपके साथ भी बैठ के चाय पी के हंसी मजाक करूं, जिससे कि आपके अंदर एक डायरेक्टर, अभी आप आए थे और कोई आया था कि मैं डायरेक्टर से मिलने में मुझे डर लगता है, मैं ये चाहता हूं कि आपको मुझसे मिलने के लिए डर नहीं लगना चाहिए जी। आप कभी भी आए कि आप नहीं, मैं आपसे मिलना, आप मेरे डायरेक्टर हैं, आपसे मुझे मिलना, आप क्यों नहीं मिलोगे, मैं बिल्कुल खाली दूंगा, मिलूंगा। और आप आओ अधिकार के साथ, कहो कि नहीं आप चलिए हम सर हम यहाँ चलते हैं आज 10 मिनट, अगर मेरे पास टाइम होगा मैं बिल्कुल आऊंगा। धन्यवाद सर। सबसे पहले बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया
इस पॉडकास्ट के लिए। इसी के साथ मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डीन सर का, शैलेंद्र जैन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया सर का पॉडकास्ट करने का। इसी के साथ ज्ञानेश्वर सर, कुशवाहा सर, आपने भी हमें गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि डायरेक्टर सर ने आज हमें बताया उनकी बातों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, सर आपसे एक और आग्रह है, हम आपके साथ एक पर्सनल पॉडकास्ट जरूर करना चाहेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ मैं अपने पूरे स्टूडेंट पैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरे हमारे स्टूडेंट पैनल में थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय दिया। हमारे पूरे मीडिया टीम का, प्रबुद्ध सर, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, नई सोच, नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद।